गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 23 मई है, तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज में हम लोग दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता के न्यूज़ से प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट फैक्ट को देखेंगे। साथ ही साथ निबंध से संबंधित टॉपिक पर विश्लेषण करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कौन से टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उन सारे बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। पहले फॉर्म जो है 17 से सार्वजनिक किया तो मतदाताओं को भ्रम फैलेगा। चुनाव आयोग के द्वारा ऐसी बातें की गई है, तो इसके संदर्भ को हम देखेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन है, एडीआर के रिपोर्ट में आया है, तो उसे हम लोग देखेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया बना संगठित साइबर अपराध ठगी का नया ठिकाना, तो साइबर अपराध क्या है, साइबर अपराध से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं, सभी पर हम चर्चा करेंगे। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा कैसे बन जाता है, सभी तथ्यों को हम जांच करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, सर्वोपरि है राष्ट्रीय सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोला गया है। यह लगातार बातें की जाती है, क्यों जरूरी है राष्ट्रीय सुरक्षा देश के लिए, क्या कर रही है भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाएं, एक लेख आया है, उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। केंद्र को आरबीआई देगा कितना रुपया, 2.11 लाख करोड़ रुपया। तो इससे राजकोषीय लाभ फायदा क्या होगा, राजकोषीय घाटे कैसे कम हो सकते हैं, सारे आयामों पर चर्चा करेंगे। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को दी राष्ट्र के रूप में मान्यता, तो इसके क्या मायने हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में, सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर रूस ने अंतरिक्ष में उपग्रह नष्ट करने वाला हथियार तैनात किया है, यह अमेरिका का बोलना है। उसी तरीके से क्या होता है एंटी सैटेलाइट मिशन, जिसे हम लोग ए-सेट बोलते हैं, भारत का मिशन शक्ति क्या है, इससे जुड़ा हुआ है, तो हम देखेंगे कि भारत ने इसमें कैसी दक्षता प्राप्त की है अंतरिक्ष में उपग्रह नष्ट करने वाले तकनीक से। मनुष्य में बर्ड फ्लू संक्रमण का पहला मामला सामने आया है, तो इस बर्ड फ्लू के संदर्भ को समझेंगे। साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा जो इसका है, जो बर्ड फ्लू को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसके संदर्भ को देखेंगे। फिर कामी रीता 10वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, तो यह नेपाल के लिए, विश्व के लिए एक रिकॉर्ड है, तो यह रिकॉर्ड को भी देखेंगे। संपादकीय क्या आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण संपादकीय आया है, प्लास्टिक भक्षक जीवाणु का जन्म इससे संबंधित एक शीर्षक के तौर पर प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक के बढ़ते प्रभाव और उसके समाधान के लिए नए नए तकनीक अपना रहे हैं, तो उसे कैसे एक यह जीवाणु कारगर साबित हो सकता है, इस पर चर्चा की गई है। फिर एक टॉपिक और है संकुचित दृष्टिकोण वाले क्षेत्रीय दल, तो आप जब पॉलिटी की क्लास में या पॉलिटी के जो आंसर राइटिंग करते हैं, उसमें हमेशा क्षेत्रीय दल के संदर्भ में, दबाव समूह के संदर्भ में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसी पर एक संकुचित दृष्टिकोण वाले क्षेत्रीय दल से संबंधित एक लेख आया है, तो हम इस पर परिचर्चा करेंगे। तो इस प्रकार देखते हैं कि यह जो टॉपिक है आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर की तैयारी कराता है, तो आप जरूर इसे अच्छे से फॉलोअप कीजिएगा, अपने अध्ययन सामग्री में शामिल करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप एक सेलेक्टेड स्टूडेंट के तौर पर बेहतर प्रदर्शन कर सके। चलिए आगे हम बात करें, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति आइज को सपोर्ट कीजिए। आप युक्ति आइज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इस बार कोड को स्कैन करके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए रहते हैं, आप उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या तो बार कोड को स्कैन करके गूगल स्कैनर से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली क्विज होता है, तो आप उसमें भाग ले सकते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiais.in। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आते हैं टॉपिक पर, डायरेक्ट बात करते हैं। देखिए, चुनाव आयोग का यह बोलना है कि सुप्रीम कोर्ट में कहा चुनाव आयोग ने कि अगर हम फॉर्म 17C के आधार पर मतदान डाटा सार्वजनिक किया गया को, तो इससे क्या होगा, मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा। वजह इसमें डाक पत्रों की गिनती भी शामिल होगी। तो यह तथ्य है कि यह जो फॉर्म जो है 17C, अर्थात कहने का मतलब देखिए, एक फॉर्म होता है भरा जाता है जिसको हम लोग 17C कहते हैं, जिसमें कुछ आपको डाक पत्रों के संदर्भ में जानकारी दी जाती है। इस संबंध में शीर्ष कोर्ट को क्या बोला गया, हलफनामा दाखिल किया गया और प्रत्येक मतदान केंद्र में डाले गए वोटों के रिकॉर्ड होता है इसी फॉर्म के तहत, 17C के तहत। तो इसके तहत ध्यान रखिएगा। और मतदान समाप्त होने के बाद प्रत्येक प्रत्याशी के एजेंट को यह फॉर्म दिया जाता है, ताकि उसकी जो मर्यादा बनी रही और जो अनियमितताओं को रोकी जा सके, और जो दोनों मंच है, अर्थात पक्ष और विपक्ष वाले
विपक्ष वाले दोनों मंचों को संतुष्टि दी जा सकी कि चुनाव आप एक स्वच्छ चुनाव कराया गया है। इसी के संदर्भ में ऐसी कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिसके तहत सभी मतदाता केंद्रों के मतदाता अंतिम प्रमाणित डाटा को प्रमाण करने का दावा कर सके। यह देखिए, आप अपलोड करके इसमें शरारत भी हो सकती है, सब डाटा दिया गया है। तो ध्यान यह है कि यह न्यूज़ क्यों लाया गया, तो आपको अपडेट रहना है। जब आपको चुनाव सुधार के संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछे ना, तो आपको इसी प्रकार के डाटा को कलेक्ट करना है, डाटा को देना है। आप केवल उसी बातों को नहीं लिखिएगा जो मान लीजिए ईवीएम लाया गया, फिर उसके बाद एडीआर के रिपोर्ट के माध्यम से कोई बहुत से रीट लाए गए तो चुनाव आयोग से शामिल किया, वीवीपैट लाए गए। इस प्रकार के एग्जाम्पल नहीं देने हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार के देने हैं जो जिससे आयोग ने बहुत से तथ्यों को शामिल करके बताया है कि ये क्यों ज़रूरी है आपको छिपा के रखना, ताकि हम चुनाव को प्रक्रिया को और भी सरल बनाए रखें और भी हम उसे संतुलित बनाए रखें, और साथ ही साथ क्या कर सके, उसे दो पक्षों के बीच क्या करें, हम अनियमितता को रोक सकते हैं। अनियमितता जिस प्रकार से हो सकती है उसको रोकने का प्रयास करें। इन सारे तथ्यों को भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए नेक्स्ट आएंगे। देखिए, एक एडीआर रिपोर्ट के तहत यह बातें की गई है, जिसमें देखिए कि जो लोकसभा चुनाव 2024 हो रहा, सबसे अमीर उम्मीदवार कौन है, टीडीपी के चंद्रशेखर पेम्मासानी। तो यह आंध्र प्रदेश के गंटूर लोकसभा सीट से टीडीपी उम्मीदवार है चंद्रशेखर पेम्मासानी। चुनाव के परिणाम घोषणा से पहले ही चर्चा में जो एडीआर है, जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म संस्था है, तो इसकी चर्चा मैं बार बार करता हूँ। एक बार मैं पहले इस पर वीडियो भी बना रखा है, तो आप लोग को जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि एडीआर है क्या, एडीआर की स्थापना कब की गई, एडीआर कौन कौन से मामले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया चुनाव सुधार करने में कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उसने उठाए हैं। तो एडीआर के संदर्भ में जानकारी देनी है, और कमेंट सेक्शन में आप लोग उत्तर जरूर दिया कीजिए। देखिए, कट टू कट बात है, जितना आप खुद को एक्सप्लोर कीजिएगा उतना बेहतर आप प्रदर्शन कर पाइएगा। क्योंकि देखिए, अभी आप हेजिटेशन रखेंगे मन में तो आप जीवन भर हेजिटेशन में रहेंगे, मैं क्या सही बोल रहा हूँ, क्या गलत कह रहा हूँ। तो आप लगातार सही हो या गलत हो, कमेंट सेक्शन जरूर दीजिए, ताकि आप है ना खुलकर कुछ चीज़ें लिख सके, बोल सके और उसे शामिल कर सके अपने अध्ययन। देखिए यहाँ पर इनके पास कितना है, लगभग 5700 करोड़ रुपये संपत्ति है, जो 2024 के आम चुनाव में लगभग 83,060 उम्मीदवारों में सबसे अधिक है। ध्यान रखिए, इस बार सबसे अधिक उम्मीदवार भी शामिल हुए चुनाव में। लगभग 3.86% की वृद्धि है उम्मीदवारों की पिछले गत चुनाव से। तो ध्यान रखिएगा, ये सब आंकड़े आपको जरूर रखने हैं। सबसे अमीर उम्मीदवारों की सूची में हम बात करें तो आपको 4568 करोड़ संपत्ति घोषित है भाजपा के कोंडा विश्वेश्वरैया रेड्डी का, जो साउथ के हैं, तो इनका भी बारे में जानकारी रखना है। उसके बाद 1361 करोड़ की संपत्ति भाजपा उम्मीदवार पलमी श्रीनिवासी डेम्पो का। तो इसी तरह से आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों को थोड़ा सा राइट डाउन कर लेना है और एक की पॉइंट बनाकर की पॉइंट पर आपको कहाँ भेजना है, ऐप पर भेजना है, कम्युनिकेशन ग्रुप में। कम्युनिकेशन ग्रुप है ऐप, जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है उनको पता है, जो लोग नहीं डाउनलोड किए हैं युक्ति इसका ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट सेक्शन में कम्युनिकेशन ग्रुप में सभी लोगों को फ्री है, वहाँ पर आप लोग इसका की पॉइंट बना के भेजेंगे। क्लियर है, इसकी बातों को, शॉर्ट फॉर्म के बातों को। 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है लोकसभा उम्मीदवारों की लड़ने की संख्या। तो देखिए, यह 4 पॉइंट बढ़कर आपको अभी वर्तमान में इतना आ गया है औसत। फिर उसके बाद सबसे अधिक उम्मीदवार मैदान में है, 96 के बाद सबसे अधिक उम्मीदवार है। ये सब आंकड़े दिए गए हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया बना संगठित साइबर ठगी का नया ठिकाना। अगर हम बात करें आंकड़ों का, 2024 तक के आंकड़े जो अप्रैल में आए हैं, उसमें देखिए कितने मामले सामने आए, साइबर ठगी के मामले आए। 2019 से हम बात करें तो जितना सूचना प्रौद्योगिकी अधिक होगा, सूचना प्रौद्योगिकी विकसित होगा, उतना आईआर आपका एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना ही उन्नत होगा, उतना ही हम व्यापक क्या कर पाएंगे, व्यापक संसाधनों का प्रबंधन करने की आवश्यकता होगी, उतना ही साइबर अपराध के मामले आएंगे,
साइबर अपराध के मामले आएंगे, है ना। तो क्या होगा, हमें प्रबंधन करने की आवश्यकता होगी सरकार संस्था को। तो ध्यान रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है, तो इसे भी ध्यान रखना है। तो हमें इसे संतुलित करने की आवश्यकता होगी, संतुलित के साथ इसके नियम बनाने की आवश्यकता होगी, प्रबंधन की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ हम नियमन के साथ साथ क्या करेंगे, संतुलन की स्थिति को ला पाएंगे, संतुलन की स्थिति को। तो ये सब कार्य करनी होगी, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि दक्षिण पूर्व एशिया डिजिटल अरेस्ट से लेकर निवेश, अभी हाल ही में मैंने एक डिजिटल अरेस्ट के बारे में लास्ट वीक में आप लोगों को बताया था, कैसे डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है, लोगों को घर में ही बंधक बना दिया जाता है लैपटॉप या उसके मोबाइल के सामने, और उसको व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए या अन्य माध्यमों के ज़रिए, और उनको तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो उसकी साइबर अपराध के जो भी डिमांड की जा रही है उसकी पूर्ति नहीं करते। तो ये सब मामले देखिए, नई ठगी के मामले आए। भारत में होने वाले साइबर ठगी लगभग आधा सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों थाईलैंड, म्यांमार, लाओस में सक्रिय संगठित साइबर अपराधों के अंजाम दे रहे हैं। तो 2024 का जो जनवरी अप्रैल का 4 महीनों में नेशनल क्राइम जो रिपोर्टिंग पोर्टल है, बड़ी ठगी के मामले देखने को मिले। लगभग कितना आपको 7,40,957 मामले देखने को मिले, जिसमें आपको 7,000 आपको साइबर ठगी आपको की गई। तो यह चीज़ें ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता। अब गृह मंत्रालय इसके बारे में बहुत सी चीज़ें बातें कर रहा है, जैसे इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की बात कर रहा है सीईओ। इसी प्रकार से आप देखते हैं झारखंड, बंगाल, बिहार, हरियाणा, पुणे, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये सब मामले साइबर अपराध के मामले देखने को मिलते हैं। साइबर ठगी के बड़े मामले में आपको ध्यान रखना, डिजिटल अरेस्ट, ट्रैकिंग, निवेश, आपको डेटिंग, ये सब मामले देखने को मिलते हैं। आपको हनी ट्रैप भी मामला सुनते होंगे, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक पर बात होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिए साइबर अपराध के निपटने के लिए भारत सरकार की पहल क्या क्या की गई, इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र बनाया गया है, ताकि हम प्रयासों से समन्वय स्थापित करें। राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला बनाई गई है, जिसके तहत केंद्र और राज्य के साथ संबंध स्थापित करने के लिए हम बेहतर फॉरेंसिक सहायता दे सकते हैं। साइट एंड पोर्टल बनाया गया है, जिसमें साइबर अपराध जांच, फॉरेंसिक अभियोजन जैसे मामलों को हम जांच कर सकते हैं। इसे ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम के तौर पर भी शामिल किया। राष्ट्रीय जो साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है, यह भी एक माध्यम से क्या किया जाता है, महिलाओं, बच्चों के प्रति अपराधों को विशेष ध्यान दिया जाता है। ये सब मामले आपको देखने को मिलते हैं, ताकि हम साइबर अपराध से लड़ सके, उसके सामना कर सके। नागरिक वित्तीय साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें हेल्पलाइन दिया गया है। इसी तरह महिलाओं, बच्चों के प्रति साइबर अपराध निवारण योजना बनाया गया, जिसमें परिवर्तन एजेंसियां क्या करती है, हम क्षमताओं का विकसित करते हैं और केंद्र और राज्य के साथ संतुलन बनाकर वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। संयुक्त साइबर समन्वय दल बनाया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जो कानून परिवर्तन एजेंसियाँ हैं, उनके बीच बहु क्षेत्रवाद के हिस्से को समन्वय करते हुए इस दल का गठन किया गया। फिर पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय सहायता, जिसमें आधुनिक हथियार, उन्नत संचार, फॉरेंसिक उपकरण, साइबर पुलिसिंग उपकरण जैसे सहायता दी जाती है। तो इतने प्रोग्राम सरकार के द्वारा किए गए, जिससे हमारे भारत में साइबर अपराध के संबंधित मामले को संतुलित किया जाए, समित किया जाए और समय के साथ रोका जाए। क्लियर है। तो चलिए आगे टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए सर्वोपरि है राष्ट्रीय सुरक्षा। यह आपको इम्पॉर्टेंट है इसलिए ना कि केवल यह सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए कि एक नागरिक के तौर पर आपको यह समझने की आवश्यकता है, एक प्रशासक के तौर पर आपको समझने की आवश्यकता है, एक सेवा आपूर्तिकर्ता के तौर पर जब आप बनिएगा अधिकारी, तो एक सेवा आपूर्ति होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, सेवा आपूर्ति करने वाले अधिकारी बनेंगे, तो आपूर्तिकर्ता के तौर पर यह क्यों जरूरी है, यह समझने की आवश्यकता है। जब आप कोई भी फैसला लीजिएगा अधिकारी बनने के बाद, उसके पीछे का तर्क यही होगा, जिसमें जनता क्या हो, जनता सशक्त हो, क्षेत्र सशक्त हो, समाज सशक्त होगा, राज्य सशक्त होगा, या तो फिर राष्ट्र इस तौर पर सशक्त होगा, जिसमें हम इसी सारे क्रम में हम क्या करते हैं, सभी काम हम करेंगे, तो इससे राष्ट्र क्या होता है, सशक्त होता है।
सशक्त होगा, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसे जितने व्यापक आधार पर आप सेट कीजिएगा, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, मद्रास हाई कोर्ट को उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम जो यूएपीए के तहत गिरफ्तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो पीएफआई के 8 सदस्यों के जमानत दी थी। अब कोर्ट ने कहा कि देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और पहले से ये जो पीएफआई है संदिग्ध आतंकवादी संगठन के तौर पर जाना जाता है, इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो जस्टिस बेला जो है सुप्रीम कोर्ट की बेला एम त्रिवेदी और ध्यान रखें पंकज मित्तल की जो पीठ थी, उन्होंने 19 अक्टूबर 2023 को जमानत पाए आरोपित तत्काल आत्मसमर्पण और जेल में जाने को निर्देश दिया। इन 8 पर देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुनाते हुए यह कहा गया। अब ध्यान रखिएगा ये क्यों जरूरी है राष्ट्र को एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्र जब तक नहीं संतुलित हो, राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्र सुरक्षा जब तक हम सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे तो हम क्या नहीं कर पाएंगे। एक तो सेवा की आपूर्ति जो भी जिस रूप में आप दे रहे हैं वो सरकार दे रही है, शासन प्रशासन दे रही है, या हम क्या कर रहे हैं सेवा की आपूर्ति के साथ संगठन कर रहा है, एजेंसी दे रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम सुनिश्चित कर पाएंगे और लोकतंत्र के मायने को हम सुनिश्चित कर पाएंगे। लोकतंत्र का मायना क्या है कि हम मानवाधिकार हमारे तय रहेंगे, मानवाधिकार हमारे बेहतर रहेंगे, फिर हमारे क्या रहेंगे मौलिक अधिकार हमारे बेहतर होंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, हम बेहतर जीवन यापन जीने के लिए प्रेरित होंगे, जिसमें आर्टिकल 21 की बात होती है, आर्टिकल 20 की बात होती है। तो इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा इसलिए जब शांत राष्ट्र होगा ना, हमारी सीमाएं शांत होंगी आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों तरीके से, तो हम इस प्रकार के लोकतंत्र को स्थापित कर पाएंगे, जनता के उस मांग को स्थापित कर पाएंगे जो यह जरूरी है। इसलिए आपको समझने की आवश्यकता होगी राष्ट्रीय सुरक्षा केवल इसलिए नहीं है कि देश का जो बाउंड्री है वो सुरक्षित होगा, लोगों को बेहतर सेवा आपूर्ति करने के लिए, साथ ही साथ लोकतंत्र के धरातलीय स्वरूप को स्थापित करने के लिए यह इम्पॉर्टेंट होता है। और संविधान इसके सम्मुख हम कार्य कर पाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो शासन प्रशासन इसी सुरक्षा को मेंटेन करने में लगा रहेगा तो लोगों की सेवा आपूर्ति हमें नहीं हो पाएगी। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हम सरकार नहीं, व्यक्ति विशेष नहीं लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इस नेक्स्ट टॉपिक में क्या दिया हुआ है, क्या कर रही है भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाएं। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताना है देश में भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाएं कौन कौन से हैं, केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर। तो देखिए मध्य प्रदेश के नर्सिंग होम कॉलेज में अनियमितता की जांच कर रही एजेंसी सीबीआई ने डीएसपी से लेकर निरीक्षक स्तर के अधिकारी स्वयं रिश्वत में के खेल उलझे हुए हैं। यह मामला आया है जिसमें सीबीआई के निरीक्षक राहुल राज सहित 13 लोगों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। भोपाल स्थित एक नर्सिंग कॉलेज चेयरपर्सन, प्रिंसिपल और दलाल भी शामिल हैं। ये सब आरोप लगाए गए हैं। तो देश में देखिए बहुत सी व्यवस्थाएं बनाई गई, लोकायुक्त बनाई गई, अपराध रोकने के लिए आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो बनाए गए हैं ताकि हम भ्रष्टाचार को रोक सके। टेक्निकल विजिलेंस जैसी संस्थाएं बनाई गई है। लोकायुक्त संगठन क्या कर रहा है, और केंद्र के स्तर पर लोकपाल कर रहा है काम। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के पद के राष्ट्र नियुक्त करती है। तो देखते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में यह मध्य प्रदेश का मामला आपको दिख रहा होगा, पर यह देश का मामला, देश के अन्य राज्यों के भी मामले हैं। जैसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होता है तो उसके कुछ कारक होते हैं। कारक क्या होते हैं? जैसे भ्रष्टाचार क्यों हो रहे हैं उसके रोकने के लिए जो एजेंसियां बनाई गई हैं वो कार्य बेहतर नहीं कर रहे होंगे, कार्य बेहतर नहीं कर रहा होगा, तो ही तो वो क्या कर रहा, जो भ्रष्टाचारी है वो खुले मंचों पर, खुले स्तरों पर अपने जो ऑफिस है उसके इर्द गिर्द ही इस प्रकार के कार्य कर रहा होगा। और भ्रष्टाचार के संदर्भ में आर्थिक लेन देन वो कर रहा है, तो जिससे क्या होता है कि
हम बेहतर तरीके से शासन प्रशासन नहीं कर पाते। दूसरा कारण है कि भ्रष्टाचार एजेंसियों के अंदर ही भ्रष्टाचार है। जैसे कि मध्य प्रदेश के मामले में एजेंसियों के अंदर ही भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। हालांकि ध्यान रखिए, सभी स्तरों पर नहीं, सभी राज्यों में नहीं है, पर कुछ राज्यों के स्तरों में भ्रष्टाचार रोकने वाले एजेंसियों के स्तरों में। अगर हम जैसे बात करते हैं कि अपनी नैतिक दायित्व के लिए, नैतिक दायित्व के परिप्रेक्ष्य में कितने लोग काम करते हैं, यह इम्पॉर्टेंट है ना। अब आप प्रत्येक स्तर पर देख सकते हैं, भ्रष्टाचार के स्तर से देख सकते हैं। जब तक नैतिक दायित्व नहीं समझने की आवश्यकता होगी, आप प्रशासनिक दायित्व नहीं समझ पाइएगा। प्रशासनिक दायित्व को नहीं समझ पाइएगा तो आप उस उत्तरदायित्व को नहीं समझ पाइएगा जो आपको संविधान ने दे रखा है। अब दे रखा है, नियम के साथ दिया है या संवैधानिक तरीके से आपको प्रतिबद्ध बनाया गया है कि आपको क्या करना है कि आप जनता के लिए जो शासन बनाया गया, शासन और प्रशासन, उसकी सेवा आपूर्ति करना, उसके लिए सेवा की आपूर्ति करना है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता आप लोग को, सारे मामलों में इन सब चीज़ों को आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए, केंद्र को आरबीआई देगा 2.1 लाख करोड़ रुपये का लाभांश। तो केंद्र सरकार को एक मुश्त इतनी राशि मिलेगी। तो गवर्नर जो शशिकांत दास है, अध्यक्षता में आरबीआई केंद्र सरकार की जो केंद्रीय बोर्ड है आरबीआई की, उसके द्वारा यह फैसला लिया गया है। यह आरबीआई की ओर से सरकार को बतौर लाभांश दी जाएगी। जो आरबीआई ने लाभ कमाया उसके लाभांश के तौर पर देगी। सबसे बड़ी राशि है, ध्यान रखिएगा, लाभांश के तौर पर। तो आरबीआई पर हमेशा आरोप लगाता है या अध्यक्ष पर आरोप लगाया जाता है, जो गवर्नर है, सॉरी अध्यक्ष में बोल दिया, गवर्नर, कि उनको क्या है, कुछ विरोधी टीमों के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या तो चैनलों के द्वारा यह बोला जाता है कि इनको डॉक्टर शशिकांत जी को वित्त का बेहतर ज्ञान नहीं है। तो आप उनके लिए एक तमाशे के तौर पर है। अगर वित्त का ज्ञान नहीं है तो लाभांश कैसे कमा रही आरबीआई। इसलिए ध्यान रखिएगा, सभी पर्दे तभी खुलते हैं जब आंकड़े आते हैं। अब तक का सबसे बड़ा लाभांश दे रहा है आरबीआई केंद्र सरकार को। यह लाभांश क्या होता है, अब ध्यान रखिए, आरबीआई के सरप्लस फंड में केंद्र सरकार को लाभांश देने का मुद्दा पूर्व में काफ़ी विवाद का रहा है, मामला रहा है। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने सरकार को इस प्रस्ताव का विरोध किया, जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बाद में सरकार की ओर से गठित पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर विमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति ने सिफारिश के आधार पर लाभांश देना शुरू किया। तो ध्यान रखिएगा, यह क्यों जरूरी लाभांश केंद्र सरकार को देती जिससे लाभ होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें, राजकोषीय घाटा को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही साथ सरकार परियोजनाओं को, बड़े बड़े परियोजनाओं को लागू करने के लिए वित्त का प्रबंधन कर सकती है। तो यदि आरबीआई के पास अतिरिक्त रुपया पड़ा हुआ है तो उसके लाभांश के तौर पर उसे जरूर दे सकती है। आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों खरीद बिक्री, बैंकों से कर देने पर प्राप्त ब्याज, बॉन्ड आदि कारोबार से यह कमाई करती है। तो देखिए आरबीआई यह लाभांश कैसे कमाती है, कैसे उसके पास अतिरिक्त सरप्लस आता है, इसके लिए आंकड़े आपको दिए गए। अब आरबीआई आपातकालीन स्थिति में बतौर जो कंटीजेंट रिस्क बफर है, जिसे हम लोग सीआरबी कहते हैं, के तौर पर यह रखता है। तो यह जो रुपया है, जलान समिति की जो सीआरबी के लिए 5.5 से 6.6% का स्तर तय किया। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कोई भी एग्जाम में, जो कंटीजेंट रिस्क बफर वो कितना % सुनिश्चित किया जाता है, रखने का मानक तय है। तो जलान समिति के अनुसार यह कितना है, 5.5 से लेकर 6.5% तक, जो कुल आरबीआई का पैसा है उसके अनुपात में। तो इसको रखने के बाद जो बफर है, आरबीआई ने बताया कि कोविड महामारी की वजह से जब इकोनॉमिक स्थिति ठीक नहीं थी, तब इस फंड से, जिसे हम लोग कंटीजेंट रिस्क बफर कहते हैं, इसमें 5.5% रखा गया था। अब हालात काफ़ी बेहतर है। 23-24 में के लिए बफर स्तर कितना हो गया, 6.5% का फैसला किया है। तो अतिरिक्त हम बफर रख रहे हैं, जिस कारण आरबीआई को लगभग इतना करोड़ का केंद्र सरकार देने का फैसला किया था, 2.11 लाख करोड़ रुपये देने का। तो इस आंकड़े को याद रखिए, 2,10,874 करोड़ रुपया देगा। अगर हम टोटल अराउंड बात करें कितना रुपया दिएगा, तो 2,10,874 रुपया देगा, 74 करोड़ देगा। अब यहाँ पर राउंड फिगर में आप याद रखते हैं। इसी तरह 2022-23 में भी आरबीआई ने इसे मदद की थी केंद्र को, 18-19 में भी मदद की थी।
तो यह लाभांश रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। तो आरबीआई की नीतियां धरातल पर दिख रही। इससे क्या होगा, इससे राजकोषीय घाटा कम किया जा सकता, सरकार अपने राजकोषीय घाटा कम करने में मदद मिलेगी। सरकार केंद्रीय बैंक से 1 लाख करोड़ से अधिक लाभांश मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इससे कहीं अधिक मिली। तो यह 5.1% वृद्धि लक्ष्य रखने का जो राजकोषीय घाटा है उसको भी कम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं, इससे लाभ क्या होगा और किस तरीके से यह हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है। चलिए एक और टॉपिक है, नॉर्वे ने, आयरलैंड ने, स्पेन ने फिलिस्तीन को दी राष्ट्र के प्रमुख के तौर पर दर्जा। तो मामला देखिए, भारत समेत संयुक्त राष्ट्र के 2/3 देश दे चुके फिलिस्तीन को मान्यता। तो भारत पहले भी दे चुका है, इसे एक राष्ट्र के तौर पर दर्जा दे रखा है। तो देखिए ध्यान रखिए, संयुक्त राष्ट्र में 193 देशों में लगभग 2/3 सदस्य फिलिस्तीन के मान्यता दे चुके हैं, जिसमें भारत, रूस, चीन भी शामिल है। अमेरिका, ब्रिटेन एक स्वतंत्र फिलिस्तीन देश के रूप में विचार करने में समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि बातचीत के जरिए समाधान होना चाहिए। यह बहुत बेहतर है कि बातचीत के स्तर पर हम लोग टेबल पर आकर इसका समाधान ढूंढ सकते। कोई भी क्षेत्र अगर प्रभावित है, उससे केवल क्षेत्र प्रभावित नहीं होता, उससे राष्ट्र प्रभावित होता है, राष्ट्र में रहने वाले लोग प्रभावित होते, उससे जुड़े हुए अन्य राष्ट्र प्रभावित होते, वर्ल्ड इकोनॉमी प्रभावित होता है, जिससे हम किसी न किसी रूप से, हम और आप भी इसमें प्रभावित होते हैं। तो यह कहीं ना कहीं यह वर्तमान समय में ऐसे प्रवृत्ति नहीं अपनानी चाहिए, ये सब ध्यान रखनी चाहिए। अब ध्यान रखिएगा 8 देश पहले भी, लेकिन इसके 27 में से 8 देश, जिसमें पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, रिपब्लिक चेक, स्लोवाकिया, स्वीडन, साइप्रस फिलिस्तीन के देश के रूप में मान्यता देते हैं यूरोपीय संघ में। तो इस प्रकार देख रहे हैं कितने देश इसको मान्यता दे रहे हैं। तो यह क्या है कि द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं अमल में आने की असर दिख रहे हैं। तो फिर भी यह इजराइल के स्तर पर आपको समझने की अवस्था है। अब विरोध में अल अक्सा मस्जिद परिसर में पहुंचे इजरायली सुरक्षा मंत्री। तो यह सब मामला आपको सुलझाने के संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता होगी, मंचों की आवश्यकता होगी, मजबूत देशों की कूटनीतिक आवश्यकता होगी। ये सारे संदर्भ आपको देखने होंगे। अगर यह मामला सुलझ जाता है तो खाड़ी देशों में बहुत से मामले को सुलझाए जा सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर इसका विस्तारण किया जाता है, अगर राष्ट्र के तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता मिल जाती है, तो जो इजराइल के अंदर जो क्षेत्र है फिलिस्तीन के, उसके समाधान के भी कुछ बातें होंगी। तो अलग कूटनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर मानवाधिकार के आधार पर मामले दोनों प्रभावित होंगे। तो इन सभी संदर्भों को हम धीरे धीरे देखेंगे, जैसे जैसे मामले आएंगे हम देखते चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले आप लोग को हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है। पर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट नोट्स प्राप्त करने के लिए और वीकली टेस्ट लेने के लिए, ध्यान रखिए वीकली टेस्ट में भाग लेने के लिए आप 599 रुपया प्लस टैक्स लगभग 614 रुपया आपको पड़ेगी। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ हमसे जुड़ सकते हैं और अपने अध्ययन को करेंट के एस्पेक्ट से आप बेहतर बना सकते हैं। तो आप ज़रूर हमसे जुड़िए, प्रयास कीजिए। देखिए, रूस ने अंतरिक्ष में उपग्रह नष्ट करने वाले हथियार तैनात किए, ऐसा अमेरिका का बोलना है, ऐसा बोला जा रहा है। अब 16 मई को 9 उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में तैनात किया गया। इसमें कॉस्मस 75-76 सैटेलाइट भी शामिल है। तो यह दावा किया जा रहा है सैन्य निरीक्षक सैटेलाइट है। अब है कि यह मामला उभर कर सामने आया, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि होता क्या है यह उपग्रह नष्ट करने वाला एंटी सैटेलाइट मिसाइल। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, एंटी सैटेलाइट मिसाइल निशाना किसी भी देश के सामरिक सैन्य उद्देश्यों उपग्रह को निष्क्रिय करने के लिए कराया जाता है। मान लीजिए पृथ्वी है, अब यहाँ पर जब हम बीच में बनाते हैं, इधर अमेरिका आपको दिखता है ना, और इधर भी अमेरिका दिखता है, इसका छोटा सा पार्ट दिखता है। अब यहाँ रसिया है ना, रसिया। अब मान लीजिए इसके ऊपरी सतह पर अमेरिका, यह चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ सभी के सैटेलाइट अपने अपने घूम रहे हैं। और सैटेलाइट क्यों जरूरी थी किसी देश के लिए? सारी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने, नेट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप में, संचार प्रौद्योगिकी को डेवलप करने के लिए, बहुत से आपको निगरानी तंत्र के लिए सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। अब मान लीजिए रूस को लगता है कि यूक्रेन जो यहाँ पर विवाद चल रहा है, उसके एक सैटेलाइट अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, किस प्रकार निगरानी करने के लिए इस पर
कि जब यहाँ पर इसका उपग्रह आ जाएगा इस क्षेत्र पर निगरानी करने, कुछ डाटा एनालिसिस करने के लिए, तो रूस को ऐसा लगेगा तो अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल से इसे नष्ट कर देगा और क्या करेगा, अपना सुरक्षा करेगा अपने संप्रभुता की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी राष्ट्र के लिए कि वो अपने सूचनाओं को किसी अन्य राष्ट्र को न दे। तो यही एंटी सैटेलाइट मिसाइल कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हमको लगता है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा की, संप्रभुता की, या हमारे अंतरिक्ष, जो हमारे क्षेत्र में अंतरिक्ष, वायुमंडलीय अंतरिक्ष है, उसमें किसी प्रकार का गतिविधि हो रहा है और हमारे परमिशन के बिना हो रहा है तो हम उसे नष्ट करेंगे। यह ध्यान रखिएगा, इस अंतरिक्ष को नष्ट करने से बहुत ही, मान लीजिए जीपीएस प्रणाली है, जीपीएस आप सभी लोग जानते होंगे, ग्लोबल पोजीशन जो है, उसके सैटेलाइट के अगर मान लीजिए किसी राष्ट्र को ऐसा लगा, जैसे उत्तर कोरिया की हम बात करें, थोड़ा सनकी देश है, उत्तर कोरिया को लगा कि हम जीपीएस के सैटेलाइट को नष्ट कर दे, तो 1 सेकंड में अगर लॉन्च कर देता है एंटी सैटेलाइट मिसाइल से, हालांकि उसके पास ये टेक्निक नहीं है, पर ध्यान रखिएगा अगर उसने नष्ट कर दिया तो आपको लगता है जीपीएस के नष्ट होने से कितनी लोग प्रभावित होंगे, उसके आम जीवन प्रभावित होंगे, लोकेशन बेस्ड सिस्टम प्रभावित होगा, हम जब ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप करते वो प्रभावित होगा, तो पूरा विश्व इससे प्रभावित होगा, तो लोगों की सेवाओं में बाधा आएगी। तो यह इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए अंतरिक्ष में ये सब चीज़ें रोकने का प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत क्या इसमें सफलता प्राप्त किया है, तो बिल्कुल भारत ने इसमें सफलता प्राप्त किया है। 27 मार्च 2019 को, इस दिन भी थोड़ा सा डर लोगों को लगा था कि भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया था, कॉन्फ्रेंस कर दिया था, ओपन कॉन्फ्रेंस, जैसे नोटबंदी के संदर्भ में लोगों को डर लगा फिर से कुछ नया ऐलान आ जाएगा। पर जैसे ही ये लॉन्च हुआ था सैटेलाइट, तो हम लोगों को लगा, घर में मैं भी बैठा था, हमारे परिवार में लोग, उस समय आपको कोरोना का काल चल रहा था, आप लोगों को जानकारी होगा, तो क्या होगा कि उस समय चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जब यह मामला ऐसा आया एंटी सैटेलाइट मिसाइल का, तो क्या होता है कि लोगों को समझने की आवश्यकता पड़ी कि नहीं, मिशन शक्ति क्यों इम्पॉर्टेंट है, बताया गया यह क्यों ज़रूरी है एंटी सैटेलाइट मिशन देश के लिए। भारत जैसे जैसे विकसित हो रहा है ना, उसके दुश्मन भी उतने ही विकसित हो रहे हैं, और यह थल पर ही केवल आक्रमण नहीं करेंगे, इसके वायुमंडलीय परिसर पर ही हमला नहीं करेंगे। भारत अंतरिक्ष में अनेकों उपग्रह छोड़ रहा है, जिसमें हम जन कल्याणकारी उपग्रह भी कहते हैं, अपने सुरक्षा, सीमा सुरक्षा के उपग्रह कहते हैं, जासूसी उपग्रह भी कहते हैं, तो दुश्मन इस पर हमला कर सकता है, इसलिए हम एंटी सैटेलाइट मिशन डेवलप करते हैं। 3 मिनट का यह लाइव भारतीय सैटेलाइट सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया, जिसमें भारत का एक खराब सैटेलाइट था उसे नष्ट कर दिया। अब इसको इस तरीके से देख सकते हैं, देखिए इसी तरीके से सैटेलाइट था, इस सैटेलाइट को हम 2 तरीके से लॉन्च कर सकते हैं, एक व्हीकल पर रख कर लॉन्च कर सकते हैं या वायुमंडल में छोड़कर इसे नष्ट कर सकते हैं, किसी वायुयान से भी इसे छोड़कर नष्ट किया जा सकता है। देखिए भारत का भूमि है, यहाँ से सिग्नल मिला, ये गया, यहाँ से छूटा, और उसके बाद देख रहे जाके एक उपग्रह को नष्ट करता है। तो यह भारतीय सीमा देख रहे होंगे आप, भारतीय सीमा देख रहे होंगे, तो इस तरीके से हमारे लो ऑर्बिटल पर ध्यान रखिए 300 किलोमीटर दूरी निचली कक्षा के ऑर्बिट को ये सैटेलाइट क्या करता है, ये सैटेलाइट एंटी सैटेलाइट मिसाइल नष्ट करता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है किस ऑर्बिट पर, तो लो ऑर्बिट पर, जो 300 किलोमीटर रेंज का होता है। अब ध्यान रखिए अब तक यह रूस, अमेरिका, चीन के पास यह तकनीक है, तो दुनिया का चौथा देश बना था भारत 2019 में ही, जहां पर एंटी सैटेलाइट कॉन्सेप्ट को इसने क्या उस पर महारत हासिल कर ली। अब मिशन शक्ति क्या थी, मूल रूप से भारत की सुरक्षा और आर्थिक विकास, भारतीय तकनीक प्रगति का दर्शाना था, ताकि हम सीमा के साथ साथ, हम आंतरिक सीमा के साथ साथ, बाह्य सीमा के साथ साथ अंतरिक्ष में जो गतिविधि चलेगी हमारे परमिशन के बिना, तो हम एक अंतरिक्ष खिलाड़ी के तौर पर हम अब यह टेक्निक डेवलप कर लिए हैं, तो दूसरा देश हम पर कभी भी इस प्रकार के हमला करने से 10 बार नहीं 1000 लाख बार सोचेगा। अगर हम पर कुछ हमला करोगे हमारे सैटेलाइट पर, तो हम भी आपके सैटेलाइट पर हमला कर सकते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून यह कहता है कि इस प्रकार के हमलेबाजियों से बचनी है, अंतरिक्ष को युद्ध का मैदान नहीं बनाना। फिर भी हम तो अपनी आत्मरक्षा के लिए चीज़ें तो बना के रखेंगे ना। अगर किसी का दिमाग सनकता है किसी देश का, रूस, चीन ही आप ज़्यादा दादागिरी दिखाता है ना, चीन अगर ऐसा कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे। इसलिए हम अपनी आत्मरक्षा के लिए मिशन
अपने अपने लिए बना कर रखे हैं। अब देखिए एक ब्लड फ्लू का मामला आया, मनुष्य में संक्रमण की पहला मामला सामने आया। भारत में प्रवास समय बच्चे को हुआ संक्रमण। ऑस्ट्रेलिया के एक मनुष्य हैं, ब्लड फ्लू संक्रमण के पहले मामले की घोषणा करते हुए क्या किया कि बच्चा कुछ सप्ताह तक भारत में रहते हुए संक्रमण के चपेट में आ गया। अब यह मीडिया में खबर में आया है। 9news.com जो है उसके स्वास्थ्य अधिकारियों का हवाला दिया गया है, बताया गया कि यह ऑस्ट्रेलिया में बर्ड फ्लू का पहला मामला है। जो बच्चा भारत में रहते हुए H5N1 से संक्रमित फ्लू के शिकार हो गया। अब जो विक्टोरिया स्वास्थ्य विभाग है एक्स में कहा कि विक्टोरिया जो ट्विटर है उस पर कहा कि संक्रमण का यह पहला मामला है H5N1 का। तो H5N1 क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यह ध्यान रखिएगा, इस तरीके से मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलिया लौटा था, ये सब मामले देखने को आए। तो बर्ड फ्लू क्या है, किससे होता है, देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस से यह बर्ड फ्लू के आपको विकसित होता हुआ रहता है। यह इन्फ्लुएंजा वायरस 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें इन्फ्लुएंजा ए कहते हैं, बी कहते हैं, सी कहते हैं, डी कहते हैं। ए और बी 2 प्रकार के इन्फ्लुएंजा है जो लगभग प्रत्येक वर्ष मौसमी संक्रमण जनित महामारी का कारण बनते हैं। जो इन्फ्लुएंजा विषाणु सी जो है समानतौर मनुष्यों में होता है, लेकिन यह विषाणु कुत्तों और सूअरों में प्रभावित होता है। मनुष्य को हो सकता है पर कुत्तों और सूअरों में जो सूअर होते हैं उसमें प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा डी जो है मुख्य रूप से मवेशियों में पाया जाता है। विषाणु अब तक मनुष्य को संक्रमण या बीमारी उत्पन्न करने के लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो ये जो इन्फ्लुएंजा हुआ होगा तो ध्यान रखिएगा सी से ही हुआ होगा। जो H5N1 का बात किया जाता है उसके तहत ध्यान रखिएगा। और भी तथ्य है, इसके समय के बाद हम लोग चर्चा करेंगे, इसके मामले आएंगे। तो इसे पीटी फैक्ट के तौर पर आप लोग जरूर लिखिएगा, याद रखिएगा। यह कामी रीता जो नेपाल के दिग्गज पर्वतारोही हैं, उन्हें 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए इतिहास रच दिया। 10 दिन पहले दुनिया के सबसे ऊंची चोटी सबसे अधिक बार चढ़ने वाला अपना कीर्तिमान ही तोड़ा है। हर बार ये कीर्तिमान अपना ही तोड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इनको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है। देखिए मेंस और हम बात करते हैं एसे के तौर पर भी इस टॉपिक को लिख सकते हैं, ले सकते हैं। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 में आएगा। अगर बीपीएससी में हम बात करें तो आपको जीएस पेपर 2 में आएगा। तो ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक भक्षक जीवाणु का जन्म। अब देखिए सैन डिगो स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों ने हांस सॉल्किम ने पॉलीयूरिथेन प्लास्टिक में एक बैक्टीरिया मिलाया। यह बैक्टीरिया जो है क्या किया, प्लास्टिक खा गया। तो बहुत अच्छा बात है कि यह प्लास्टिक खा जाता है, भक्षक है। तो ये विश्व में जो भी प्लास्टिक प्रदूषण का मामला हम हाल ही में आपको पढ़ाए थे अवशिष्ट कचरा के लिए, जहाँ पर प्लास्टिक बहुत ही मात्रा में फेंकी जा रही है, उसके लिए क्या होगा, बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो देखिए प्लास्टिक कचरा दुनिया की सबसे बड़ी समस्या के तौर पर उभरा है। अनेक उपाय तलाश किए गए लेकिन अभी तक संपूर्ण कोई भी उपाय कारगर नहीं हुआ, क्योंकि इसको जो प्लास्टिक को अगर माइक्रोन पर हम बांटे तो इसे 100 से 200 साल लगते हैं, 400 साल लगते हैं गलने में ज़मीन में। वो जब तक ज़मीन में रहेगा तब तक ज़मीन को प्रदूषित करेगा, जब तक वो जल में रहेगा जल को प्रदूषित करेगा, जब तक वो जहाँ रहेगा वहाँ प्रदूषित करेगा। अब तो ऐसा है कि माइक्रो प्लास्टिक जो है, माइक्रो प्लास्टिक वो क्या कर मानव शरीर में शामिल हो रहे हैं। आप समुद्र में माइक्रो प्लास्टिक होते हुए देखते हैं। तो यह समस्या कहीं ना कहीं बेहद होती जा रही थी मानवीय जीवन के लिए भी। तो देखिए सैन डिएगो स्थित कैलिफोर्निया में यह तकनीक विकसित की गई है। इस प्लास्टिक का विशेष बात यह है कि जो इसमें मिलाया गया बैक्टीरिया तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक इसका उपयोग होता रहता है। और जब यह कूड़ा करकट में फेंक दिया जाता है तो इसे कूड़े में मौजूद तत्वों के संपर्क में आकर सक्रिय हो जाता है, प्लास्टिक खाने लगता है। अब यह जो प्लास्टिक में मिलाकर बनाया जाएगा ना, अब जो नए वाले प्लास्टिक के गिलास बनाए गए, तो इस बैक्टीरिया को क्या किया, इस प्लास्टिक के बोतल में गिलास में डाला रहेगा। यह अपने उपयोग में जब तक कर रहे हैं आप, अर्थात स्वच्छ वातावरण में जब इसे कर रहे हैं तो यह बैक्टीरिया हावी नहीं होगा। सीधा सा कहने का अर्थ यही है। जैसे ही कूड़ा करकट में इसे फेंकिएगा, डंप कीजिएगा, जब कूड़ा का ढेर होता है वहाँ पर अन्य क्या रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, अन्य तत्व रहते हैं, जिससे यह क्या करेगा, अभिक्रिया करके एक्टिव हो जाएगा। अभी ये डीएक्टिव मोड में रहेगा, एक्टिव होगा।
एक्टिव होने के बाद यह उस प्लास्टिक को खाना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, अन्य प्लास्टिक को वो खाएगा। इसी तरह कूड़े में मौजूद जो तत्व हैं संपर्क में आकर यह सक्रिय होगा, प्लास्टिक खाने लगेगा। अब प्लास्टिक में मिलाए गए बैक्टीरिया का नाम क्या है, बेसिलस सबटिनस। ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा, बेसिलस सबटिलिस, इसका नाम याद जरूर रखिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना आप लोग को। अब चलिए इसमें जो बैक्टीरिया खाने का एक प्रयोग प्रोबायोटिक के रूप में शामिल हुआ है, तो यह कहीं ना कहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग में मदद करेगा। यह सब मामला सामने आया। तो मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक समूह 2021 में भी इस पर तापमान सहन करने लायक विकसित करने का सफलता पाई थी। तो हम 2050 तक प्लास्टिक का उपयोग 3 गुना बढ़ जाने की उम्मीद है, इसलिए इस प्लास्टिक को पुनर्चक्रित करने के लिए सहायक होगा। इस तरीके से देखते हैं जीवन में अनिवार्य क्या करेगा, बन जाएगा। प्लास्टिक पर्यावरण संकट बेहतर करेगा, ये सब चीज़ें आएंगी। प्लास्टिक थैलियाँ शामिल, इसमें आसान विकल्प उपलब्ध कराएगा। जैसे अलावा कान साफ करने वाले सलाई, भोजन करने थाली, ग्लास, चाकू, कट, चप्पल, झंडे, गुब्बारे, आइसक्रीम, छड़ी, रेपर। पर्यावरण नहीं, मनुष्य के पशुधन जीवन के तौर पर प्लास्टिक बड़ा संकट उभर कर सामने है। इस सबको क्या करेगा, आसान बनाएगा। प्लास्टिक खान पान में चीज़ों में पेट में पहुँच रहा है, माइक्रो प्लास्टिक के तौर पर उसे भी रोकेगा। ये सब चीज़ें होंगी। अब ध्यान रखना है, एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसे OECD कहते हैं। अंतर सरकारी उसकी वार्ता समिति INC3 पहले प्लास्टिक प्रदूषण के अंतरिम रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक है वर्ष 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने की एक नीति परिदृश्य विश्लेषण। अब है प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी समझौते के लिए ICN3 नवंबर 2023 में क्या किया, एक बैठक किया नैरोबी में, केन्या में। इससे पहले वो INC2 का जून 2023 में पेरिस फ्रांस में आयोजित किया था। तो इस पर प्लास्टिक प्रदूषण संबंधित बाध्यकारी नियम को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर सफलता जरूर मिलेगी। आने वाले समय में आपको कुछ प्लास्टिक प्रदूषण संबंधित रोकने के लिए नियम कानून, बाध्यकारी नियम कानून मिलेंगे। अब इसी के साथ आंकड़े दिए गए हैं, इसे जरूर देखिएगा आप लोग। कुछ आंकड़े दिए गए जीवन व्यक्तियों के लिए प्लास्टिक कण होने का खुलासा साइंस ऑफ द टोटल इन्वायरमेंट अप्रैल 2022 के जर्नल में छपे शोध के आधार पर हुआ था, जिसमें शोध में बताया गया कि जीवित लोगों के फेफड़ों में माइक्रो प्लास्टिक जा रहा है, शामिल हो रहा है। इसी तरह से पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए पत्रिका में प्रकाशित किया गया। बार बार केवल सांस के जरिए हम 1.21 लाख माइक्रो प्लास्टिक कण शरीर में जा रहे हैं। तो यह ध्यान रखिएगा हम कैसे इससे प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए इसका उपचार आपको आवश्यक है। हर दिन हम करीब 320 टुकड़े पेट में जाने अनजाने में पहुंच जाती है प्लास्टिक, और प्लास्टिक के ये सूक्ष्म कण मनुष्य के पार्किंसन रोग का खतरा बनता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, माइक्रो प्लास्टिक किस प्रकार के मानवीय रोग को जन्म देता है? तो पार्किंसन रोग का जन्म देता है। अब मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में पार्किंसन रोग क्या है। अब मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक विशेष प्रोटीन नैनो प्लास्टिक के संपर्क में आने से ऐसा बदलाव संभव है, पार्किंसन और डिमेंशिया रोग का कारण बन जाता है। अब एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, माइक्रो प्लास्टिक के कारण कौन कौन से बीमारी हो सकते हैं? तो 2 पार्किंसन और डिमेंशिया आपको हो सकता है। तो यह कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेगा, हमारे जो जीवन है उसको प्रभावित करता है। अब 3.1 करोड़ प्लास्टिक उत्पादन किया जाता है, यही वजह से समूचा ब्रांड प्रभावित होगा। अब इसके लिए हम एडवांस नामक शोध पत्रिका में छपे एक अध्ययन में देखते हैं कि जो आर्कटिक समुद्र में बढ़ते जल स्तर के कारण इस समय 100 से लेकर 1200 टन बीज प्लास्टिक हो सकता है, ऐसी बातें की जा रही। तो यह कैसे प्रभावित करेगा? 5 खरब प्लास्टिक के टुकड़े जमा हैं। तो इस प्रकार के बहुत से, अगर यह जो नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, अगर ये सफल हो जाता है, यह बहुत एफोर्डेबल स्थिति में उपयोगी हो जाता है, तो यह प्लास्टिक प्रदूषण को कहीं ना कहीं समाप्त करने में कारगर भूमिका अदा करेगा। साथ ही साथ मानवीय स्वास्थ्य को रोकने में या मानवीय स्वास्थ्य को बेहतर करने में हमें यह सहायक हो सकता है। तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।